अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, CHM 532 का लेक्चर 13 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में ट्रांसफर होता है और स्पीशी हमने बताया था कि वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी इनमें से इन दो कॉम्प्लेक्सेस में से एक ऑक्सीडेंट होता है और एक रिडक्टेंट होता है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है और एक कॉम्प्लेक्स के मेटल की रिडक्शन हो जाती है। तो आपको मैकेनिज्म बताए थे इसमें कि एक होता है आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म और एक होता है इनर स्फीयर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। आउटर स्फीयर हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, पहले तो ये देख लेते हैं आउटर स्फीयर होता क्या है। आउटर स्फीयर हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है विदाउट एनी बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। ठीक, इलेक्ट्रॉन जस्ट ट्रांसफर हो जाता है एक मेटल से दूसरे मेटल में। इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जो बात है वो ये कि इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि इस मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में। जब ट्रांसफर होता है तो वो उसके दरमियान एक ब्रिज बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वाया ब्रिज होता है, यानी एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के दरमियान कोई ब्रिज बन जाता है। और ये ब्रिज कौन बनाता है? वो एक लिगेंड बनाता है जिसको हम कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। वो क्या करता है कि ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होता है। अब इसकी क्या थ्योरी होती है, हम किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है इसके दो काम हो सकते हैं। या तो ये उसी कॉम्प्लेक्स के पास रहे जिसके पास ये पहले था, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्रिजिंग लिगेंड भी कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर हो जाए एंड जो जिसको वो रिड्यूस कर रहा है उसी कॉम्प्लेक्स में वो ब्रिजिंग लिगेंड भी ट्रांसफर हो सकता है। आमतौर पर इनर स्फीयर रिएक्शन में एक कॉम्प्लेक्स लेबाइल होता है और एक कॉम्प्लेक्स इनर्ट होता है। हमने आउटर स्फीयर में भी कुछ इस तरह की लिमिटेशंस देखी थी, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही है कि एक कॉम्प्लेक्स जो है वो लेबाइल होता है और एक कॉम्प्लेक्स इनर्ट होता है। ठीक है, ओके, तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म की। और ये दो मेटल्स हैं, एक मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और एक मेटल डिफरेंट मेटल है, एम प्राइम के नाम से इसे लिखा हुआ है एम प्राइम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ऑफ कोर्स ये रिडक्टेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन इस मेटल को देगा, यानी एम प्राइम एम को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ये ओ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑक्सीडेंट है। ये जो एक्स है ये यहाँ पर एज अ ब्रिजिंग लिगेंड होगा। अभी हमने बात की कि इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो वाया ब्रिज होता है, और ब्रिज कौन बनाता है? एक लिगेंड बनाता है, तो ये ब्रिजिंग लिगेंड है, राइट। अच्छा, अब होगा क्या, ये इस तरीके से ये जो मेटल है, मेटल जो कि 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है और मेटल प्राइम जिसकी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये एक्स ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू इस तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन इसकी ज्वाइनिंग के दरमियान एक और काम भी हो रहा है, और वो ये कि ये जो वाई है ये वाई भी डिसोसिएट हो रहा है। क्यों? इसलिए कि इस मेटल प्राइम के साथ 6 लिगेंड ऑलरेडी जो है वो अटैच्ड है। ये तो इसका लिगेंड है, इस मेटल का जो ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है ये तो ऑलरेडी इसका लिगेंड था, ठीक है ना, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके तो 6 लिगेंड पूरे थे। लेकिन जब ये ब्रिजिंग लिगेंड इस एम प्राइम के साथ अटैच होगा तो इस मेटल का एम प्राइम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना, तो जो कि स्टेबल नहीं होगा। तो इस एक लिगेंड को यहाँ से निकलना होगा, तो हमने इसको यहाँ से डिसोसिएट करवा दिया। तो इस तरीके से एक इंटरमीडिएट बन गया है विद द हेल्प ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड। अभी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, जस्ट एक ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू ये आपस में कनेक्ट हो गए। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? एम प्राइम से एम में ट्रांसफर हो रहा है। जो एम प्राइम था वो +2 से +3 हो गया और जो एम था वो +3 से +2 हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर वो बात आएगी जो भी हमने पीछे की थी कि जो ब्रिजिंग लिगेंड है उसके पास दो चांसेस होंगे। एक तो ये कि वो अपने पेरेंट मेटल के साथ रहे, यहाँ पे पेरेंट मेटल कौन सा है? एम, ठीक है, और यहाँ पर इसके पास ये भी चॉइस है कि ये एम प्राइम के पास चला जाए, ठीक है। तो हम दोनों बातें यहाँ पर करेंगे। पहली बात तो ये कि ऐसा भी हो सकता है
कि ये प्रोडक्ट बने जिसमें ये X जो है वो M प्राइम के पास चला जाए। यानी अब अगर आप देखें तो ये मैंने यहाँ से डिसोसिएट किया, ठीक है ना। ये जब ब्रिजिंग लिगेंड टूटा है तो ये यहाँ से जो है वो डिसोसिएट हुआ है, ये वाला इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, और ये जो X जो ब्रिजिंग लिगेंड था ये अब दूसरे मेटल के पास चला गया। पहले ये मेटल के पास था, M के पास था, अब ये M प्राइम के पास चला गया, ठीक। अच्छा, अब जब ये M प्राइम के पास चला गया तो इसकी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 रह गया, तो वो जो Y था जो यहाँ से डिसोसिएट हुआ था वो इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात क्या है, दूसरी चीज ये है कि ये भी हो सकता है कि ये जो X है ये अपने पेरेंट मेटल के पास ही रहे और ये यहाँ से डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। उस सूरत में क्या होगा, ये वापस Y भी अपने पेरेंट मेटल के पास चला जाएगा और इस तरीके से ये स्पीशी बच जाएगी। यानी समझें तो अगर ये इसमें देखा जाए तो ये जो चेंज आएगा वो सिर्फ इतना आएगा यहाँ से यहाँ तक में, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई है। जबकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो ब्रिजिंग लिगेंड है उसका भी ट्रांसफर हो गया है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ब्रिजिंग लिगेंड भी ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। ओके, तो अब हम इस मैकेनिज्म की एग्जांपल देख लेते हैं जो अभी हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है। अब इस मेटल और M प्राइम को M और M प्राइम को हम रिप्लेस करते हैं अपनी एग्जांपल में रियल मेटल्स के साथ। सबसे पहले जो ये रिएक्शन स्टडी किया गया वो स्टडी किया था कोबाल्ट और क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस के साथ, और ये कॉम्प्लेक्स स्टडी किया था, ये जो पूरा रिएक्शन है ये स्टडी किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हेनरी टॉप, और उसने ये प्रपोज किया था कि ये जो कोबाल्ट 3 है और क्रोमियम 2 है इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ये Y अब ब्रिजिंग लिगेंड हो रहा है, और ये जो हैलाइड है वो एज अ ब्रिजिंग लिगेंड के तौर पर एक्ट कर रहा है, एक ब्रिजिंग इफेक्ट दे रहा है। और उसने ये सिस्टम प्रपोज किया कि इनके दरमियान ये इस तरीके से क्लोराइड जो है वो उसने ब्रिज बनाया हुआ है। इस बात पर हेनरी टॉप को 1983 में नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया। अच्छा, अभी हमने जो ये जो हम पर्टिकुलरली अगर रिएक्शन देखें तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो क्लोराइड है यानी ब्रिजिंग लिगेंड, ये इसका भी ट्रांसफर हो गया है। यानी ये पहले कोबाल्ट के साथ अटैच था लेकिन अब ये क्रोमियम के साथ अटैच है प्रोडक्ट में, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है। अभी हमने जो पीछे एग्जांपल देखी मेटल और M की और M प्राइम की, तो हमने इसमें देखा था कि ब्रिजिंग लिगेंड ट्रांसफर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये जो दूसरा केस है उसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि ये जो इरिडियम है उसके साथ जो ब्रिजिंग लिगेंड लगा हुआ है वो प्रोडक्ट में भी उसके साथ ही लगा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनर स्फीयर मैकेनिज्म के लिए लिगेंड का ट्रांसफर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ हाँ ये है कि इस लिगेंड के थ्रू, इस ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं वो रिएक्शन जो कि हेनरी टॉप ने जिसमें नोबेल प्राइज लिया, और वो ये रिएक्शन है। अगर आप इसे गौर से देखें तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनके थ्रू हम पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये इनर्ट है या लेबाइल है, क्योंकि हमने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म के लिए एक कॉम्प्लेक्स इनर्ट हो और एक कॉम्प्लेक्स लेबाइल होना चाहिए। लेबाइल क्यों होना चाहिए, वो इस वजह से ताकि ब्रिज बन सके, ब्रिजिंग लिगेंड एक्टिवेट हो सके, एक ब्रिजिंग लिगेंड बनने की प्रोबेबिलिटी बन सके, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का है और उसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पे +2 चार्ज है लेकिन अंदर एक क्लोराइड भी है, इसका मतलब कोबाल्ट +3 होगा, राइट। तो कोबाल्ट +3, और मैंने आपको ये बताया था कि कोबाल्ट +3 के जो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो लो स्पिन में होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट होती है इसमें। तो +3 का लो स्पिन है यानी D6 सिस्टम, लो स्पिन के अंदर क्या होगा, नॉन लेबाइल, इनर्ट है, ठीक है। इनर्ट लिख लीजिए या नॉन लेबाइल लिख लीजिए, एक ही बात है। तो कोबाल्ट 3 का ये कॉम्प्लेक्स है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए लो स्पिन है। और अगर आप D6 सिस्टम को लो स्पिन में बनाएंगे तो आपको पता लगेगा ये इनर्ट है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर जो क्रोमियम है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के साथ कौन सा सिस्टम होता है, D4 सिस्टम होता है, ठीक है। और D4 सिस्टम हाई स्पिन में लेबाइल होता है। D4 सिस्टम हाई स्पिन में है और लेबाइल होगा, आप बनाकर देखेंगे तो पता लग जाएगा, राइट। तो ये एक इनर्ट सिस्टम है, ये एक लेबाइल सिस्टम है। हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई है। क्लोराइड एज अ ब्रिजिंग लिगेंड एक्ट करेगा और इस पूरे रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, कोबाल्ट 2+ में कन्वर्ट हो गया,
यानी अब ये लेबाइल हो गया है कोबाल्ट 2 में कन्वर्ट होकर, और जो क्रोमियम 2 प्लस था यहाँ पर रिएक्टेंट में, अब ये क्रोमियम 3 प्लस हो गया है, क्योंकि क्लोराइड देखिए ये कोऑर्डिनेशन इस वे के अंदर है, तो ये क्रोमियम 3 प्लस है जो कि D3 सिस्टम है, और D3 सिस्टम जो है वो इनर्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें इंटरमीडिएट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं और क्या किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं ये इस तरीके से ब्रिजिंग लिगेंड बनाएंगे, और साथ साथ एक वाटर भी डिसोसिएट होगा। अगर आपको पहली वाली एग्जांपल याद हो तो हमने वहां पर वाई डिसोसिएट करवाया था। क्यों करवाया था? इसलिए कि ये जो ब्रिजिंग लिगेंड जब इसके साथ कोऑर्डिनेट होगा तो इस क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑफ कोर्स इस वाटर को यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में एक्चुअली दो काम हो रहे हैं, एक तो ये कि लिगेंड डिसोसिएट हो रहा है, दूसरा ये कि एक लिगेंड ब्रिज बना रहा है, क्लोराइड ब्रिज बना रहा है और वाटर डिसोसिएट हो रहा है। ये इस स्टेप 1 में एक्चुअली दो काम हो रहा है, राइट, यानी दो एनर्जीज इन्वॉल्व है यहाँ पर। क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स से वाटर निकलने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो भी इन्वॉल्व है, और ब्रिजिंग लिगेंड को इस तरीके का कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनाने के लिए भी एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होगी। ओके, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे? सेकेंड स्टेप में ये होगा कि ये जो हमारा इंटरमीडिएट है, अच्छा इसके ऊपर चार्ज भी देखिएगा, इसमें भी +4 चार्ज है। कैसे? कोबाल्ट +3 है, राइट, क्रोमियम +2 है, +5 हो गया, और क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, +3 +2 -1 ओवरऑल चार्ज +4। अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में? सेकेंड स्टेप में ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, पता कुछ नहीं लग रहा, लेकिन है क्या कि रिएक्टेंट में ये कोबाल्ट 3 से कोबाल्ट 3 में है और क्रोमियम 2 प्लस है, लेकिन प्रोडक्ट बनने पर कोबाल्ट 3 जो है वो कोबाल्ट 2 में कन्वर्ट हो गया है, और क्रोमियम 2 जो है वो क्रोमियम 3 में कन्वर्ट हो गया, राइट। यानी क्रोमियम 2 ने रिड्यूस कर दिया, रिड्यूसिंग एजेंट है कोबाल्ट को, और कोबाल्ट जो है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर बिहेव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो ब्रिजिंग लिगेंड जिसमें ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है जिसमें अब इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो चुका है, अब ये डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, वाटर मैंने क्यों ऐड किया? क्योंकि ये वाटर मैंने यहाँ निकाला था, तो अब ऑफ कोर्स जब ब्रिज टूटेगा तो किसी एक का कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, किसका कम होगा? ये प्रोडक्ट हमें बता रहा है कि क्लोराइड जो है वो क्रोमियम के पास जा रहा है, राइट। तो अब आप इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे? इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि कोबाल्ट के पास वाटर जाना चाहिए और क्लोराइड जो है वो क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा काम हो गया, राइट। कोबाल्ट के पास वाटर चला गया और क्लोराइड जो है वो क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स के पास चला गया। यहाँ पर एक काम और हो रहा है, यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है, प्रोडक्ट हमारा बन गया, लेकिन यहाँ एक काम और हो रहा है, क्योंकि ये एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट 2 D7 सिस्टम है और D7 सिस्टम बहुत लेबाइल है, और तो उसमें क्या होगा, क्योंकि ये सारा काम वाटर में हो रहा है, वाटर एज अ सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी हो रहा है। इस लेबाइल सिस्टम की वजह से यहाँ पर ये नंबर 4 रिएक्शन भी हो रहा है कि ये जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है ये अपने सारे अमोनिया रिप्लेस कर देगा वाटर से, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखें तो हमारे प्रोडक्ट जो है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पर हमने कोबाल्ट 2 प्लस से स्टार्ट लिया था, और हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी कोबाल्ट 3 प्लस से स्टार्ट लिया था, और जो प्रोडक्ट में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। इसी तरीके से हमने क्रोमियम 2 प्लस से स्टार्ट लिया था, और यहाँ पर जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। इस प्रोडक्ट बनने की क्या वजह बताई मैंने आपको? वैसे तो यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया, लेकिन इस प्रोडक्ट के बनने की वजह मैंने आपको ये बताया कि कोबाल्ट 2 क्योंकि लेबाइल सिस्टम है, इसलिए बहुत ज़्यादा वाटर की प्रेजेंस में ये काम होगा कि अमोनिया जो है वो वाटर से रिप्लेस हो जाएगा। एनर्जीज जो इसमें इन्वॉल्व है वो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ मैंने आपको बताया दो काम हो रहे हैं, एक लिगेंड की डिसोसिएशन हो रही है, इसके अलावा ये एक इंटरमीडिएट बन रहा है। फिर क्या हुआ, इस इंटरमीडिएट के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर भी दो काम हो रहे हैं, एक तो ये कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लिगेंड डिसोसिएट हो रहा है, सॉरी इंटरमीडिएट में ब्रिजिंग लिगेंड डिसोसिएट हो रहा है, इसके साथ साथ ये वाटर एसोसिएट भी हो रहा है किसी और लिगेंड के साथ, ठीक है, और उसके बाद ये वाटर की भी एसोसिएशन हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
ये रिएक्टेंट है। सबसे पहले क्या हुआ कि एक लिगेंड डिसोसिएट हुआ, वाटर वो बना, कंपाउंड बना, फिर उसके बाद ब्रिजिंग लिगेंड की फॉर्मेशन हुई और हमारा ब्रिजिंग लिगेंड कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर उसके बाद उस ब्रिजिंग लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के बाद एक और कॉम्प्लेक्स बन गया। अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई है, राइट। फिर उसके बाद ब्रिजिंग लिगेंड डिसोसिएट हुआ और ब्रिजिंग लिगेंड डिसोसिएट होने के बाद जब लिगेंड की एसोसिएशन हुई है, लिगेंड की एसोसिएशन कौन सी, जो वाटर वहां से निकला था, राइट, जो वाटर वहां से निकला था वो जब दोबारा एसोसिएट हुआ तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन गया। ठीक है, ओके। तो ये जो इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म है ये एक्चुअली ब्रिजिंग लिगेंड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वेरी सेंसिटिव टू ब्रिजिंग लिगेंड, सेंसिटिव है। अच्छा अब ये रिएक्शन देखिएगा, यहाँ पर भी कोबाल्ट 3 है और क्रोमियम 2 है, कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और उनके दरमियान ये एक ब्रिजिंग लिगेंड है, राइट। ब्रिजिंग लिगेंड की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ब्रिजिंग लिगेंड की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि ये दोनों तरफ से अटैच हो सके। ठीक है, तो ये लिगेंड ऐसा है जो कि दोनों तरफ से दो मेटल के साथ अटैच हो रहा है। अच्छा अब होना क्या है कि ये क्रोमियम 2 से इलेक्ट्रॉन इसमें से टनल होता हुआ इसके अंदर चला जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो ये आर ग्रुप है ये डिफरेंट डिफरेंट है, एक में हाइड्रोजन है, एक में मिथाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप के साथ भी स्टडी किया गया, टर्शरी ब्यूटाइल के साथ भी स्टडी किया गया और इनको जब स्टडी करके इनकी रेट कांस्टेंट वैल्यू निकाली गई है तो ये आ रही है। ठीक है, ये चार डिफरेंट आर के साथ ये चार डिफरेंट के वैल्यूज आ रही हैं। मुझे ये स्ट्रेटेजी बनानी है कि ओके ऐसा क्या हुआ होगा, किसकी कौन सी वाली होनी चाहिए, मतलब ये किस कौन सी के वैल्यू किसको, जो जिसमें आर कम बल्कि है, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, उसकी के वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। और जहां पर आर बहुत ज्यादा बड़ा है, ज़ाहिर सी बात है अगर टर्शरी ब्यूटाइल यहाँ ग्रुप लगा हुआ है तो आप खुद सोच लेंगे यहाँ पर कितना रश, राइट। तो समझ में ये आता है कि जब ये आर एच है तो ये वैल्यू 7.2 है, जब मिथाइल है तो ये उससे कम 7.2 से कम, इन सब के दरमियान फिर ये 0.35 है। फिनाइल के लिए ये वैल्यू है उससे भी कम, दैट इज 0.15 और टर्शरी ब्यूटाइल के लिए ये वैल्यू है सबसे कम, दैट इज 9.6 एक्सपोनेंट -3। यानी हमने क्या कंक्लूड क्या किया, हमने कंक्लूड ये किया कि आर जैसे बल्क इंक्रीज होता है तो बाइंडिंग कम स्लो हो जाती है क्रोमियम की ब्रिज के साथ। यानी सिंपल बात यह है कि इतना बल्कि ग्रुप है कि क्रोमियम इस ओ के साथ बाइंड ही नहीं हो पा रहा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होगा जब बाइंड ही नहीं हो पा रहा तो ऑफ कोर्स ये रिएक्शन तो स्लो होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो मुश्किल से होगा कोबाल्ट की तरफ, क्योंकि इसके बाइंडिंग में ही हिंड्रेंस है। ठीक, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रहा है, कि ब्रिज में जब ट्रांसफर हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है। दो बातें हो सकती हैं कि जब ब्रिज बन जाए तो उसमें होगा क्या। पहला स्टेप तो ये हो सकता है कि जो ब्रिजिंग लिगेंड है, यानी इस केस में क्लोराइड जो है, जो ब्रिजिंग लिगेंड है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे आयरन को। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल ली है, ये आयरन 2 है, ये आयरन 3 है, बीच में एक ब्रिजिंग लिगेंड है और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, राइट। तो होगा क्या कि इसके इलेक्ट्रॉन के देने की वजह से यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। ठीक है ना, ये खाली जगह आ गई, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया था ये अब आयरन 3 से आयरन 2 में कन्वर्ट हो गया और ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है ये आयरन 2 अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, फिर ये आयरन 3 हो जाएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्लोराइड भी कंप्लीट हो गया, आयरन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हो गया। तो पहला ट्रांसफर कैसा है कि क्लोराइड को डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑफ इट्स आयरन लोन पेयर, ठीक है ना, जो खाली पड़ा हुआ उसका लोन पेयर है उसमें उसने दे दिया। ये वाला लोन पेयर से तो इसने बनाया हुआ है, इसने ब्रिजिंग लिगेंड बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला तो यूज हो रहा है, ये वाला नहीं दे रहा। लेकिन ये जो आयरन लोन पेयर है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने डोनेट कर दिया, जिससे ये रिड्यूस हो गया और फिर ये जो दिया था उसने इलेक्ट्रॉन वो रिप्लेस हो जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू क्लोरीन। कौन सा मेटल, ये वाला मेटल। ठीक है, ये तो हुआ एक मैकेनिज्म। दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरा ये हो सकता है कि पहले ये मेटल इस क्लोराइड को इलेक्ट्रॉन दे, यानी इस क्लोराइड के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए और फिर जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इसको ट्रांसफर कर दे।
ठीक है ना। तो ऐसा क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि पहले आयरन 2 आयरन 3 में कन्वर्ट हो गया पहले ही, ठीक है, और इसने इस क्लोराइड को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, राइट। अब इसके पास ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, अभी ये भी आयरन ये आयरन 2 आयरन 3 में है, यहाँ पर भी आयरन 2, यहाँ भी आयरन 3 है, यहाँ भी आयरन 3 है। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो क्लोराइड है इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन आयरन 3 को देकर आयरन 2 में कन्वर्ट कर दिया। प्रोडक्ट वही बना है, लेकिन एक और मैकेनिज्म है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्लोराइड के केस में ये वाला जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि जाहिर सी बात है क्लोराइड का तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, मतलब इसके पास एक फुल ऑक्टेट है। तो इस मुश्किल बात है इसके लिए कि ये वाला पाथवे चूज करे। लेकिन जाहिर सी बात है ब्रिजिंग लिगेंड सिर्फ क्लोराइड नहीं है, और भी बहुत सारे ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं। तो ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट ब्रिजिंग लिगेंड डिफरेंट तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, ठीक। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से और लिगेंड्स जो है वो ब्रिजिंग लिगेंड के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म में कार्बोक्सिलेट्स, ऑक्सिलेट्स, एजाइड्स, थायोसाइनाइन, पेरिजीन लिगेंड्स, ये सब एज अ ब्रिजिंग लिगेंड एक्ट कर सकते हैं। ब्रिजिंग लिगेंड के लिए मैंने आपको क्या बताया, क्या क्या चीज होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, शक्ल ऐसी होनी चाहिए कि दोनों तरफ से बाइंड हो जाए, है ना। अब कितना अच्छा सा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है पेरिजीन का कि यहाँ पर भी इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, एक मेटल कॉम्प्लेक्स यहाँ से अटैच हो जाएगा, एक मेटल कॉम्प्लेक्स यहाँ से अटैच हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये देखिए थायोसाइनेट, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये यहाँ से भी बाइंड हो सकता है, यहाँ से भी बाइंड हो सकता है, दो वैकेंसीज हैं इसके पास, ठीक है। इसी तरीके से एसीटेट के पास भी दो बाइंडिंग साइड्स हैं, इसी तरीके से एजाइड के पास भी दो बाइंडिंग साइड्स हैं, इसी तरीके से ऑक्सिलेट्स के साथ पास भी दो बाइंडिंग साइड्स हैं कि ये दोनों साइड से बाइंड कर सकता है। आमतौर पर ये कार्बोक्सिलेट से बाइंड नहीं करता, ये इस सिंगल ओ वाले से बाइंड करता है, यानी यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर जब ऑक्सैलिक एसिड होता है तो यहाँ OH लगा हुआ होता है ना, तो ये इस OH के साथ जो है वो ये बाइंड करता है, कार्बोनिल्स के साथ ये आमतौर पर बाइंड नहीं करता। अभी हम ये भी देखते हैं कि डिफरेंट मेटल्स के साथ यानी दो कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान ये ब्रिज बनाएंगे तो ये दिखने में कैसे लगेंगे। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये डिफरेंट लिगेंड अगर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे डिफरेंट मेटल्स के साथ तो किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अच्छा, ये पेरिजीन लिगेंड है और जो एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रही हूँ कोबाल्ट और क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस ही की ले रही हूँ, लेकिन मैंने लिगेंड जो है वो वाटर लगाए हैं, ठीक है। तो अगर पायरिजीन दो लिगेंड दो कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान एज अ ब्रिजिंग लिगेंड बिहेव करेगा तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी नजर आएगी, ठीक है ना, कि ये लेट्स सपोज ये कोबाल्ट है, ये क्रोमियम है, और इनके दरमियान जो है वो इसने एज अ ब्रिजिंग लिगेंड बनाया हुआ है, तो इसने अपने इस पेयर के थ्रू और इस पेयर के थ्रू इसने ब्रिज बना लिया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होता है वो डिफरेंट बात है, वो ऐसा भी हो सकता है कि पहले ये अपना कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ दे दे, यहाँ पर अब इस बात की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले क्रोमियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे, फिर वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो कोबाल्ट 2 तक चला जाए, ठीक है। एसीटेट के केस में दिखने में कैसा लगेगा, ये ऐसा होगा, ठीक है, कि दो साइड से एसीटेट के दो ऑक्सीजन के साथ इसने बाइंड किया हुआ। अच्छा, एजाइड की बाइंडिंग, एजाइड जो है वो उसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है, ठीक है ना। जब इस तरीके से इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के साथ जब ये बाइंड करेगा तो इसकी बाइंडिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होगी कि दो कॉम्प्लेक्स के दरमियान इस तरीके से ब्रिज बना लेगा, ठीक। अच्छा, अगर आप इनमें देखें तो इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में जाहिर सी बात है अगर 5 लिगेंड्स मैंने लगाए हुए हैं तो इसकी शक्ल भी अगर आप देखें तो 1 2 ये एक साथ है, ठीक है ना, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ये एक साइड पर है, ठीक, और ये भी आगे और पीछे की तरफ को आए हुए हैं, या यूं कहिए कि ये और ये वाले प्लेन में है, ठीक है ना, ये 4 बॉन्ड्स प्लेन में है, ये बैक साइड पर है और ये फ्रंट पर है, राइट। तो इस तरीके से ये ऑक्टाहेड्रल बना हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी, हर केस में आप देखें तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ओके, थायोसाइनेट के केस में भी लीनियर है, बहुत सिंपल सी बात है कि ये लीनियरली जो है वो इस तरीके से ब्रिज बना लेगा। ऑक्सिलेट में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अच्छा, ऑक्सिलेट में मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉन्ड बनाता है वो इस कार्बोनिल से नहीं बनाता, ठीक है,
वो इन ऑक्सीजन के साथ बनाता है। तो मैं इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दूंगी कि इस ऑक्सीजन को यहाँ ले आऊंगी और इस ऑक्सीजन को वहाँ ले जाऊंगी। ऑफ कोर्स ये दूसरी तरफ से भी एग्जिस्ट कर सकता है, दोनों कार्बोनिल एक साइड पर हो और दोनों ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्डेडली एक साइड पर हो। तो ये इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, यानी एक मेटल एक साइड पर है, एक मेटल एक साइड पर बॉन्डेड है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोनिल के साथ बॉन्डिंग नहीं हो रही, बल्कि इसके सिंगल बॉन्ड वाले ओ के साथ जो है वो बॉन्डिंग हो रही है, राइट। तो इस तरीके से ये ब्रिजिंग लिगेंड अटैच्ड होते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ सवालात बनते हैं, और वो ये कि इस रिएक्शन के हवाले से अगर हम देखें, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के हवाले से जो कि हेनरी टॉप ने जो है वो डिस्कस किया था और जिस पर उसे नोबेल प्राइज मिला था, उसमें हम देखते हैं कि ये क्वेश्चंस को हम इजीली आंसर कर सकते हैं या नहीं। What geometry is adopted by these complexes? अभी मैंने आपको बताया था कि कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। वैसे तो देख के भी शक्ल में पता लग जाएगा कि 5 लिगेंड्स ये हैं, एक ये 6 लिगेंड्स यहाँ भी हैं, 6 लिगेंड्स यहाँ भी हैं, तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड ये है कि एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज अकम्पेनिड बाय लॉस ऑफ द अमोनिया लिगेंड फ्रॉम द कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। अच्छा हाँ, ये जो मैंने आपसे बात की थी कि अमोनिया लिगेंड जो है वो इसमें क्यों बाहर निकल आया, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अमोनिया इसके साथ ही कोबाल्ट के साथ लगा रहता। तो इसका क्या रीज़न बताया था मैंने आपको, इसका रीज़न ये है कि कोबाल्ट 2 जो है वो D7 सिस्टम है, लिबाइल सिस्टम है। यही वजह है कि लिबाइल सिस्टम होने की वजह से, और क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है, इसकी वजह से ये रिएक्शन होता है कि वाटर कोऑर्डिनेशन इस वे के अंदर आ जाता है और अमोनिया बाहर चला जाता है। आर दिस स्पीशीज हाई स्पिन और लो स्पिन? अब ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी स्पीशी हाई स्पिन है, कौन सी लो स्पिन है। ऑफ कोर्स ये मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि ये जो है कोबाल्ट यहाँ पर 3+ है, तो ये D6 सिस्टम लो स्पिन के साथ है। क्रोमियम 2 है, सॉरी क्रोमियम 2+ है, D4 सिस्टम है, और D4 सिस्टम यहाँ पर हाई स्पिन के साथ है। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट की भी देखिएगा कि कौन सी हाई स्पिन है और कौन सी लो स्पिन है। ये एग्जाम्पल ऑफ कोर्स इस रिएक्शन के हवाले से है, और आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी रिएक्शन को, इसी तरह का कोई भी रिएक्शन देकर ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि द क्लोराइड इज लॉस्ट फ्रॉम द कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, व्हाई डज इट रिमेन ऑन द क्रोमियम? ये क्रोमियम के साथ जो है वो क्यों चला गया, ये कोबाल्ट के साथ ही क्यों नहीं रहा? असल में बात ये है कि क्रोमियम जो है वो एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, तो ये डिसोसिएट करना ज़्यादा पसंद नहीं करता चीज़ों को अपनी। तो अब जब ये क्रोमियम 3+ में चला जाएगा, जब यहाँ से ये अब ट्रांसफर हो गया, तो अब ये क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो गया, और क्रोमियम 3+ जो है वो इनर्ट है, ये अपना लिगेंड जो है वो आसानी के साथ अब ये डिसोसिएट नहीं करेगी। यही वजह है कि क्लोराइड जो है वो इसके साथ ही एसोसिएटेड रह जाता है। एक क्वेश्चन जो हमें पूछा जा सकता है वो इस तरीके से कि ड्रॉ डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर ईच कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ड्रॉ करना भी बताई थी कि अगर आपके पास डी ऑर्बिटल्स की सिस्टम मौजूद हो और स्पिन मौजूद हो, तो आप कैसे उसकी स्प्लिटिंग डायग्राम बना सकते हैं। और सिस्टम को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर D6 है, लो स्पिन है, तो उसे जब हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे T2G6 EG0, ठीक है ना। तो ये सिस्टम पढ़ के भी समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, और हमें बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। और इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म में आपने देखा कि एक ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से ट्रांसफर होता है। हमने डिफरेंट किस्म के ब्रिजिंग लिगेंड भी डिस्कस किए, और ये भी देखा कि वो किस तरीके से बाइंड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यकीनन मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। ओके।